इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतिहास है क्या? इतिहास कुछ और नहीं बल्कि उन चालों का एक ऐसा गुच्छा है जो हम मरे हुए लोगों पर खेला करते हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब बातों को जानोगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, 2 जुलाई 1951 की सुबह फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में जब मैरी रीसर की मकान मालकिन मैरी को उसका एक टेलीग्राम देने के लिए उसके कमरे के नज़दीक गईं, तो उन्होंने ये महसूस किया कि कमरे के दरवाजे का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रखा था। बाद में दरवाज़ा खोलने पर मकान मालकिन ने देखा कि मैरी अपनी एक कुर्सी के साथ आग में झुलसकर राख के ढेर में लगभग पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैरी का सिर्फ बायां पैर ही बचा हुआ था। मकान मालकिन ने जब ये खबर स्थानीय अधिकारियों को दी, तो वे लोग आग लगने के किसी भी कारण का पता लगाने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि वे लोग इस बात से भी हैरान थे कि अपार्टमेंट के बाकी हिस्सों में आग से कोई भी नुकसान आखिर क्यों नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बाद जब स्थानीय अधिकारियों ने FBI को यह मामला भेजा, तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि शायद मैरी के शरीर की चर्बी लगातार बढ़ रही होगी, जिससे उसके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि मैरी एक मोमबत्ती की तरह ऊपर से जलना शुरू हुई होगी। लेकिन वे लोग भी इस बात से हैरान थे कि आखिर एक बार में आग लगी कैसे, क्योंकि अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो बॉडी में फायरोफोरिक लिक्विड और डिफॉस्फेन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में आग लगने की संभावना हो सकती है, मगर इन दोनों केमिकल्स का बॉडी में ओवर प्रोडक्शन होना किसी मिरेकल से कम नहीं है। पर फिर भी आज तक ये माना जाता है कि यह एक स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का मामला था। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता, और ना ही मैं इसके सच होने का कोई दावा करता हूं। नंबर 2, सी पीपल के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय समूह ने प्राचीन दुनिया में काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी, और हम आज भी ये नहीं जानते कि आखिर वे सब लोग कौन थे और कहां से आए थे। ब्रॉन्ज एज के अंत में सी पीपल ने भूमध्य सागर के आसपास मिस्र और अन्य जगह के लोगों से लड़ाई की, लेकिन फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से उतनी ही अजीब और रहस्यमय ढंग से गायब हो गए जितने रहस्यमय ढंग से वे तोड़फोड़ करने आए थे। नंबर 3, 1661 में फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 के सबसे विश्वास पात्र और चीफ मिनिस्टर कार्डिनल जूल्स मैरेनिन का उनके शासनकाल के दौरान निधन हो गया, जिस वजह से किंग लुइस बिना चीफ मिनिस्टर के रह गए। कार्डिनल जूल्स किंग लुइस के इतने करीब थे कि किंग लुइस ने किसी और नेता को जूल्स की जगह ही नहीं लेने दी। बाद में लुइस ने अपनी पुरानी CM चुनने की परंपरा को त्यागने का विकल्प चुनकर बिना CM के ही फ्रांस पर शासन किया। उस वक्त किंग लुइस खुद को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानता था, जिसे फ्रांसीसी राजतंत्र को पूरी तरह से नियंत्रण करने का स्वर्गीय अधिकार प्राप्त था। नंबर 4, प्राचीन मिस्र में जब किसान फसल काटा करते थे, तो उस वक्त संगीतकारों को ज्यादातर किसानों का मनोरंजन करने के लिए नियोजित किया जाता था। नंबर 5, मैरी क्यूरी ने अपना अधिकांश शोध अपने पति पेरी के साथ ही किया। जब उनका नाम नोबेल प्राइज कमेटी को सौंपा गया था, तो उस वक्त प्रचलित लिंगवाद यानी कि प्रिवेलिंग सेक्सिज्म की वजह से मैरी का नाम नोबेल प्राइज के लिए कभी उल्लेख ही नहीं किया गया। लेकिन बाद में उस गलती पर संशोधन किया गया, जिसके चलते कई सालों बाद मैरी नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। नंबर 6, आज हम मर्क्यूरी के संपर्क में आने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
अगर सिर्फ मर्क्यूरी वेपर्स ही हमारे शरीर के अंदर चले जाएं, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन इतिहास में इस केमिकल का प्रयोग जीवन को लंबा करने और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किया जाता था। कई सालों तक मर्क्यूरी कई प्रोडक्ट्स में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर आता था, यहाँ तक कि उस वक्त मर्क्यूरी का यूज मेलनकॉली, सिफिलिस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता था। नंबर 7, सन 1600 में फ्रांस में आलू को लेप्रोसी, स्टेरिलिटी, अर्ली डेथ और यहाँ तक कि डेविल के साथ जोड़कर देखा जाता था। उस वक्त लोगों के बीच आलू को श्रापित माना जाता था, जिसकी वजह से लोगों को इसकी खेती करने से मना कर दिया गया था। यहाँ तक कि कई दशकों तक इस सब्जी को इंग्लैंड के दरबार से प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर आलूओं में ऐसा क्या था जिस वजह से लोग ये सब मानने पर मजबूर हो गए थे। इसके पीछे का कारण एक बैंक्वेट यानी कि एक दावत थी, जिसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ऑर्गेनाइज किया था। इस दावत की हर खाने की डिश में आलू डाले गए थे, लेकिन उस वक्त के रसोइयों को यह पता ही नहीं था कि आलूओं को आखिर कैसे पकाया जाता है। इसीलिए उन्होंने आलू पकाने की बजाय आलू की जड़ों को ही पका डाला, जिसकी वजह से आए हुए मेहमानों के बीच फूड पॉइजनिंग फैल गई, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 8, 1871 में एक 17 साल की लड़की जिसका नाम मैरी नोरा बेस्ट था, उसे कॉलेरा से मृत घोषित कर दिया गया था। मैरी को एक पाइन कॉफिन में बंद करके उसे एक पुराने फ्रेंच सेमेट्री के च्यूज वॉल्ट में दफनाया गया था। दफनाने के करीब 10 साल बाद जब उसके भाई की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए जब उस पाइन कॉफिन को खोला गया, तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने ये देखा कि मैरी के ताबूत का ढक्कन फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके स्केलेटन की पोजीशन ताबूत से आधी अंदर और आधी बाहर पाई गई थी। बाद में रिसर्च में ये पता चला कि जाहिरा तौर पर दफन होने के बाद मैरी को होश आया होगा। खुद को ताबूत में बंद देखकर मैरी ने तब तक संघर्ष किया होगा जब तक कि वह अपने ताबूत के ढक्कन को हटाने में सक्षम नहीं हो गई। जमीन के अंदर गड़े होने की वजह से ताबूत में ऑक्सीजन का लेवल काफी हद तक कम हो गया था, जिसकी वजह से मैरी को चक्कर आ गया और वह अपने ताबूत के किनारे पर आगे की ओर जा गिरी, जिसकी वजह से उसका सिर ताबूत की शेल्फ से जा टकराया और वहीं मैरी की मौत हो गई। नंबर 9, मिडिल एज में कई सारे भिक्षुओं ने प्रिंटिंग मशीन के तौर पर काम किया था, मतलब कि उनको सैकड़ों किताबों को मैन्युअली लिखना पड़ता था। अब इसमें हैरानी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी सारी किताबें लिखने पर कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाया करती थीं, लेकिन वे लोग बस उन गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने टिटविलस नाम का एक विशेष दानव का निर्माण किया। उन भिक्षुओं ने यह दावा किया कि दानव ने हर भिक्षु की गलतियों को एक बोरी में इकट्ठा किया है, ताकि जब भिक्षु की मृत्यु हो तो मृत्यु के बाद शैतान उन गलतियों को भिक्षु को दिखा सके और इनकी आत्मा के स्वर्ग में जाने की संभावना को कम कर सके। नंबर 10, दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इडियट का मतलब आखिर क्या होता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल चलिए मैं ही बता देता हूँ। प्राचीन ग्रीस में एक इडियट व्यक्ति वह होता था जो राजनीतिक या सार्वजनिक क्षेत्र में भाग नहीं लिया करता था। इडियट शब्द इडियोस से आया है, जिसका मतलब होता है सेल्फ
या सेल्फिश पर्सन, यानी कि जो पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इनको अनदेखा कर इनमें भाग नहीं लिया करता था। एंशिएंट ग्रीस में राजनीति एक बेहद गंभीर व्यवसाय था और किस तरह से शहर राज्य को शासन करना चाहिए उसका निर्धारण करना सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। वहाँ के लोकतांत्रिक शहर एथेंस में ये माना जाता था कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखने का और किसी भी व्यक्ति को अपने साथियों द्वारा अपनी राय सुनाने का और सम्मानपूर्वक डिबेट करने का हक था। इसीलिए उस वक्त इडियट होना एक गंभीर दोष माना जाता था और उस व्यक्ति को कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति माना जाता था जो दूसरों को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे वक्त के साथ आज इस शब्द का मतलब भी बदल गया। नंबर 11, मिथ्रिडेट्स 6 इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस थे कि उन्हें हर वक्त ये लगता था कि उन्हें उन्हीं के राज्य में कोई उनके खाने में जहर मिलाकर न मार दे। इस बात के डर से उन्होंने खुद को हर दिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जहर देना शुरू कर दिया। लेकिन जब फाइनली रोमन्स ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो उन्होंने खुद को जहर देकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन उनकी बॉडी पहले ही जहर से इतनी इम्यून हो गई थी कि उन पर जहर खाने का कोई असर ही नहीं हुआ और आखिरकार उनको अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ी। नंबर 12, 1726 में अमेरिका की रहने वाली एक महिला जिसका नाम मैरी टॉफ्ट था, उसने एक बार एक बेहद ही अजीब चीज को जन्म दिया जो कि एक बिल्ली की आंत निकली। मैरी ने कई अलग अलग जानवरों और जानवरों के अंगों को जैसे बिल्ली के पैर, बिल्ली की आंत और खरगोश के मृत बच्चों को जन्म दिया। जब इन अजीबोगरीब घटनाओं की खबर पूरे शहर में फैलने लगी तो जॉन हॉवर्ड नाम का एक स्थानीय प्रसूति रोग विशेषज्ञ मैरी को चेक करने के लिए उसके घर आया। जब जॉन हॉवर्ड को मैरी के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो उसने लंदन में चिकित्सा विशेषज्ञों को लेटर्स लिखे। जब लंदन के किंग जॉर्ज फर्स्ट को इस खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले को देखने के लिए अपने एक सर्जन एनाटॉमिस्ट नथानियल सेंट एंड्रयू को मैरी के पास भेजा। जब जॉन हॉवर्ड और सेंट एंड्रयू दोनों ने मैरी को एग्जामाइन किया तो उस वक्त वे दोनों भी ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि मैरी सचमुच में खरगोश को जन्म दे रही है और उन्होंने उस वक्त ये थ्योरी दी कि शायद मैरी खरगोशों से काफी डर गई होगी जिसकी वजह से वह खरगोशों को जन्म दे रही है। लेकिन जब सेंट एंड्रयू को इस पर संतुष्टि नहीं मिली तो वह मैरी को दोबारा से एग्जामाइन करने के लिए अपने साथ लंदन ले गए। लेकिन जैसे ही मैरी लंदन पहुंची उसने चमत्कारिक ढंग से खरगोशों को जन्म देना बंद कर दिया। बाद में जब मैरी के एक नौकर को एक बनी को ले जाते हुए पकड़ लिया गया तो उस वक्त मैरी ने कबूल किया कि पॉपुलर होने की चाह में उसने ये सब नाटक रचा। वह इन सब जानवरों को अपने अंदर चुपचाप से घुसा लेती थी और वक्त आने पर लोगों के सामने उन्हें धीरे से निकाल देती थी। नंबर 13, निज़नी नोवगोरोड के रहने वाले एनाटोली मोस्कविन एक रशियन फॉर्मर जर्नलिस्ट, कॉलेज प्रोफेसर और कब्रिस्तानों के विशेषज्ञ के साथ साथ एक नेक्रोपोलिस्ट भी थे। उनको शुरू से ही डॉल्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, लेकिन सालों तक डॉल्स इकट्ठा करने का उनका ये शौक एक बेहद ही भयानक जुनून में तब्दील हो गया। मोस्कविन कब्रिस्तान में जाकर मरे हुए लोगों की कब्र को खोदकर उनकी लाशों से डॉल्स बनाया करते थे। इंसानी लाश से डॉल्स बनाने के बाद वह उन्हें अपने साथी और प्रेमी के रूप में अपने घर में रखा करते थे।
यहाँ तक कि उन्होंने एक 11 साल की बच्ची की लाश से भी एक डॉल बनाई, जिस पर वे लिखते हैं कि मैंने उसे एक बार चूमा और फिर चूमा और फिर चूमा। जब डिस्क्रीटेड ग्रेव्स की लगातार बढ़ती संख्या पर लोगों को डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस को यह खबर दी, जिसके बाद सारी पुलिस फोर्स अलग अलग कब्रिस्तानों में जाकर छिप गई। जब रात को मोस्कविन दोबारा से कब्रिस्तान में लाश लेने के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें 2011 में पकड़ लिया। बाद में जब पुलिस ने मोस्कविन के घर की तलाशी ली तो पुलिस को उनके घर में 26 लाइफ साइज्ड डॉल्स और कुछ ममीफाइड की हुई लाशें बिखरी हुई मिली।